नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, 8 फरवरी 1922 को रशिया के कलुगा नामक स्थान पर एक इंसान का जन्म हुआ। नाम था यूरी अवरबेक। आगे चल कर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने। बड़ी बात यह है कि आज उनका 100वां जन्मदिन है। जी हाँ, इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं इस समय साउथ अमेरिका में हूँ और अभी यहाँ पर अभी भी 8 फरवरी ही चल रही है। तो आपको बता दें कि ये यूरी अवरबर्ग जो है अभी 100 साल के हो गए हैं। यूरी का काफ़ी सारा जो उनका जीवन गया है वो शतरंज के अलावा उन्होंने बहुत सारे कई खेलों को भी दिया है। मतलब मसलन वो हॉकी खेलते थे, स्कीइंग के दीवाने थे। साथ ही साथ 1966 से लेकर के करीब करीब 32 सालों तक उन्होंने लगातार जो है हर रोज़ प्रतिदिन जो है वो स्विमिंग भी की। इसके अलावा वो वॉलीबॉल भी जो है उसके भी अच्छे खिलाड़ी रहे और शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने, वो तो बात ही है। तो इनके जीवन से सबसे बड़ी बात तो हम ये सीख ले सकते हैं कि कैसे अगर आप शारीरिक स्पोर्ट्स पर भी फिट रहें तो कैसे आप एक लंबा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और शतरंज की समझ के चलते उन्होंने 86 साल की उम्र में अपना आखिरी मैच, क्लासिकल मैच 2000 मेरे ख्याल से 7 मैच जो है उन्होंने खेला है। आखिरी मैच जो उन्होंने खेला था 86 साल की उम्र में 2007-2008 के आसपास। तो काफ़ी समय तक, लंबे समय तक उन्होंने जो है एक्टिव शतरंज खेली। 80 साल की उम्र तक एक्टिव रहे काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा यूएसएसआर के चैम्पियन रहे, मतलब सोवियत यूनियन के, उस समय जब वो पूरा सोवियत यूनियन जो है उतना बड़ा एकजुट था तब उसके चैम्पियन रहे। उसके अलावा कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हुए और साथ ही साथ जो है फीडे में कई पोस्ट पर रहे। यूएसएसआर के प्रेसिडेंट रहे शतरंज में। तो शतरंज में इनका योगदान जो है वो वाकई कमाल का है। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन हैंड गेम की स्टडीज़ जो हैं वो तैयार की, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी। तो शतरंज में इस तरह के लोगों का होना अपने आप में एक बड़ी बात है। आज वो जो है 100 साल के हो गए हैं, कितनी बड़ी बात है। और फ़िलहाल वो दुनिया के आप कह सकते हैं कि जीवित जो भी ग्रैंड मास्टर हैं उसमें सबसे ज़्यादा उम्र दराज ग्रैंड मास्टर जो वो हैं। तो हम उम्मीद करते हैं उनकी उम्र जो है और स्वास्थ्य जो है यूं ही बना रहे। कुछ दिन पहले वो कोविड से भी इन्फेक्टेड हो गए थे बट उससे भी वो जीत गए। तो बस वो यूं ही जो है स्वस्थ रहें और शतरंज की दुनिया को जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है प्रोत्साहन जो है वो देते रहें। खैर, हम उनका आज एक गेम देखने वाले हैं। यूरी अवरबेक की कई जीतें हैं लेकिन उसमें से सबसे कुछ खास जीत हैं जो कि 1953 के ज्यूरिच इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आई, जो जब उन्होंने जो है मैक्स यू, जो कि वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं, उनको 2 बार हराया। तो उसी में से एक गेम जो है मैंने चुना है मैक्स यू के खिलाफ जो उन्होंने खेला। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले को। काले मोहरों से इस मैच को खेल रहे थे अवरबेक। शुरुआत होती है D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट C3, बिशप B4, निम्जो इंडियन डिफेंस, E3, कासल। यहाँ पे ब्लैक कंप्लीट करता है अपना डेवलपमेंट, बिशप D3, D5, सो नाइट F3। तो यहाँ पे ब्लैक स्ट्राइक लेता है C5 से। अब इसमें जानने वाली बात ये आप लोगों के लिए, ये मैच 1953 में खेला गया है, ठीक है। कैंडिडेट टूर्नामेंट हुआ था ज्यूरिच में, सॉरी ज्यूरिच इंटरनेशनल मैंने बोला, कैंडिडेट टूर्नामेंट था ये। तो अब इसमें कितनी बड़ी बात है कि आप देखिए 1953 में जो मैच खेला गया आज भी यही ओपनिंग खेली जा रही है। और अभी कुछ दिन पहले मैच खेला गया, यहाँ पर आपको बता दूं कि मैग्नस कार्लसन और रज्गोव का, जो काफ़ी आगे तक इस गेम को फॉलो करता गया। अगर इस कंडीशन में भी आपको मैं नाम बताऊं कि किस किस बड़े बड़े प्लेयर ने इस लाइन पे फ़िलहाल कुछ दिन पहले मैं 2021 में मैच खेले हैं, तो वेस्ली सो ने नाकामुरा से खेला है, कार्लसन ने आरोनियन से खेला है, वेस्ली सो ने करवाना से खेला है, करवाना ने नेपोमिंसी से खेला है, कोरोबो ने आनंद जी से खेला है, जिसमें आनंद जी ने मैच जीता भी है ब्लैक पीसेस से, ठीक है। कोरोबो ने विदित से खेला है और तो इस तरह से डूडा ने खेला है सलेम से। तो बहुत सारे टॉप प्लेयर अभी भी देखिए इस लाइन में मैच हो रहा है। मतलब कि 1953 में भी इस तरह ओपनिंग की थ्योरी को बिल्कुल आप देखिए कि वो समझ रहे हैं, खेल रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। ओके, मैच आगे होता है कासल, नाइट C6, A3। तो यहाँ पर चैलेंज करते हैं बिशप को, तो यूरी जो है वो मार देते हैं, बिशप इंटू C3, B इंटू C3 एंड नाउ B6, ओके, एंड C इंटू D5, E इंटू D5 और नाइट D2। अब ये पर्टिकुलर पोजीशन पे भी आप जाओगे तो मैं आपको एक मज़ेदार बताता हूँ कि कार्लसन और रज्गोव का गेम 2021 फरवरी में ठीक इसी पोजीशन पे खेला गया। अच्छा, इस मैच में अवरबेक ने खेला है बिशप E6।
जबकि अब जो थ्योरी कहती है, जो कि अपडेटेड थ्योरी है, वो कहती है कि बेहतर मूव है रुक E8, जो कि कार्लसन के खिलाफ जो है रज्जुओं ने यूज़ किया और ड्रॉ हुआ। खैर बिशप E6 कोई ख़राब चाल नहीं है, और लेकिन आज तक एकमात्र गेम जो है बिशप E6 पे वो इनके बीच ही खेला गया है। ओके, आगे गेम बढ़ता है, खेलते हैं बिशप B2। अब इस पूरे गेम में आप देखोगे कि ये जो बिशप था, इसकी जो दुर्गत बनाई ना भाई इन्होंने अवरबेक ने, वो आपको आखिरी तक जो है वो नज़र आएगी। यहाँ पर जैसे उन्होंने बिशप B2 खेला, और उन्होंने देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वाइट के लिए जितना जल्दी हो जाए रुक E1 और E4 आ जाए, वही सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पर मैक्स यू इस चीज़ को थोड़ा डिले कर रहे थे। तो सबसे पहले तो C4 किया, बिशप C2 किया, और इमीडिएटली उन्होंने B5 जो है लॉन्च कर दिया। अब यहाँ पर इनका आइडिया है कि किसी भी तरीके से मुझे ये ब्रेक लेना है, और फिर ये एक पास पॉइंट क्रिएट हो सकता है। अब जो सबसे तेज़ तरीका हो सकता था मैक्स यू के लिए, हो सकता था रुक E1 और वही A5 करें, तो आप E4 तुरंत ट्राई करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। जैसे मैच आगे बढ़े B4, बिशप A4, ये एक इम्पॉर्टेंट मूव थी। क्वीन C7 आपको बचाना पड़ेगा नाइट, एंड देन E5, और ये पोजीशन जो आती ये वाइट के लिए कंफर्टेबल रहती, मतलब ख़राब नहीं रहती। मैच में हुआ कि मैच में मैक्स यू थोड़ा सा धीमे हो गए, उन्होंने F3 खेला, फिर E4 का प्लान किया। मतलब पोजिशनली तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि पॉन आएगा सेंटर पे जब पॉन एक्सचेंज होगा, लेकिन ये थोड़ा धीमा हो रहा है, और इसी स्पीड को जो है अवरबेक ने जो है जज कर लिया। उन्होंने इमीडिएटली A5 खेला, रुकी बनाते हैं। अब E4 की तैयारी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने खेला क्वीन B6। ओके, अभी भी E4 करना चाहिए, लेकिन अभी भी जो मैक्स यू थे वो बहुत ही पोजिशनल कई बार खेलते थे, और उन्होंने खेला नाइट F1। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो नाइट को भी रीग्रुप एक बार सही स्थान पे लाना चाहते हैं, मतलब सारे पीसेस को ठीक करके फिर अटैक करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैक्स यू मिस कर रहे थे वो थी स्पीड, जिस स्पीड से गेम जा रहा था। ओके, अवरबेक ने खेला B4, क्वीन D2, एंड नाउ B3। अब जैसे ही बोर्ड पर B3 आया, बिशप B1 जाता है। अब आप देखिए कि ये जो दो मोहरे थे, इनकी स्थिति बहुत ख़राब सी हो गई। मतलब ये जो बिशप है B2 में, ये तो पॉन बन चुका है B3 आने के बाद, क्योंकि अब कोई एक्सचेंजेस के भी चांसेस नहीं हैं। तो अब इसी बात को और इस पर सील लगाते हुए अवरबुक ने खेल दिया A4। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये बिशप पूरी तरह से पॉन बना हुआ था। अब इस पर एक ही तरीका हो सकता है खेलने का कि भाई कभी E4 फिर से आए और फिर ये बिशप वगैरह खोले। देखिए मैच कैसे आगे बढ़ा। फाइनली जो है यहाँ पर मैक्स यू ने E4 खेला। ओके, नाइट E7 इमीडिएटली जो है यहाँ पर खेला इन्होंने यूरी अवरबुक ने। और अब उनको बिल्कुल क्लियर था कि भाई देखो ये पोजीशन तो ऑलरेडी उनके पास एक पास पॉन है यहाँ पे, अब उनको ज़रूर यहाँ पे किंग साइड पे जो एक्टिविटी होगी उसको संभालना होगा। ओके, नाइट G3 आया यहाँ पर। सो पहले खेला किंग H8, किंग को हट गए, रुक E2, सो नाइट FG8 गए यहाँ पर। ओके, एंड नाउ F5 वगैरह की तैयारी थी अल्टीमेटली। सो जैसे ही नाइट आता है यहाँ पर H5 तो F5। ओके, क्वीन G5। देखने में ऐसा लगता है कि वाइट काफ़ी अटैक कर रहा है, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि ये रुक का गेम में नहीं होना, और ये जो पीस है इसका गेम में नहीं होना, ये वाइट को बहुत अकर रहा है, और इसकी वजह से ये अकेला बिशप जो है कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बिशप जो है अभी F5 के स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है। रुक F7 खेला उन्होंने, G7 की जो मात हो रही थी पहले तो उसको रोक लिया, और यहाँ पर फाइनली इंटू F5 मारा, बिशप F5, बिशप F5, नाइट F5, और यहाँ पर लेकर के आए रुक E1 अपने उस रुक को फाइनली जो है गेम में लेके आए। बट क्वीन D8 आ गया यहाँ पर अब अवरबेक, और उन्होंने बोला कि भाई एक्सचेंज करिए। दिक्कत यह है कि अगर आप पीछे की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि अल्टीमेटली आपको ये जो बिशप है ना, और इसकी जो पोजीशनिंग है, ये आपको अखरने ही वाली है, और फिर अभी ये जो नाइट है इसको भी पीछे धकेल दिया जाएगा, और ये भी जितने एक्सचेंजेस होंगे उतना एंड गेम में प्रॉब्लम जो है बढ़ जाएगी किसकी, यहाँ पर वाइट की। खैर उन्होंने क्वीन इंटू D8 यहाँ पर एक्सचेंज किया, रुक इंटू D8। सो नाउ रुक E8 एक्सचेंज होता है, रुक E8, रुक E8। अब देखने में ऐसा लग रहा था कि वाइट का पोजीशन ठीक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यूरी अवरबेक के पास जो चाल थी रुक E7, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मूव थी, और इसकी वजह से इस रुक को भी एक्सचेंज करना पड़ गया। समस्या ये है कि मान लीजिए कि आप हट जाएँ, रुक D8 वगैरह खेलते हैं, सो रुक चेक किंग F2, रुक B1 के बाद गेम ओवर हो जाएगा, और वो जो B वाला पॉन है, एक तो पीस मर रहा है, ऊपर से वो B वाला जो पॉन है वो जो है वो बचेगा नहीं। सो सॉरी, वो वाला पॉन जो है वो क्वीन हो जाएगा। तो खैर इन्होंने क्या खेल दिया, इन्होंने रुक E7 खेला, नाइट G7, और अब इसके बाद आता है गेम का शानदार अंत। ओके, किंग F2, सो किंग G8, G4 खेलते हैं, अटैक करते हैं इस नाइट के ऊपर, सो नाइट D6, किंग E3 आते हैं, सो नाउ नाइट B5, और यहाँ पर वाइट खेलता है F4।
तो अब आप लोग की बारी है और यहाँ पर आपको देखना है कि यूरी एवरबुक ने कैसे मैच जीता। तो पॉज करिए अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे आप विन करेंगे ब्लैक से इस पोजिशन को। तो यूरी एवरबुक ने खेला नाइट C8, ओके। ब्लैक वाइट खेलता है F5, अब वो खेलते हैं नाइट D6, किसी पर्पज़ से आए हैं वो यहाँ पर। वाइट ने खेला नाइट F4, D5 के पॉन पर अटैक किया, लेकिन इसके बाद आती है अगली चाल और जिसके बाद जो है वाइट की स्थिति जो है वो बेहद ख़राब हो जाती है, नाइट इंटू A3। अब थ्रेट क्या है भाई आने वाले समय में, नाइट C2 चेक, A3 और ये पॉन क्वीन बनने के लिए तैयार। तो उन्होंने मारा, नाइट को मार दिया, ओके। सो नाउ नाइट B5। अब क्या थ्रेट है, वही है कि अगर आप पीछे हटते हो B2 पे तो फिर A3 आ रहा है। तो उन्होंने खेला अपने बिशप, और भी कहीं जाएंगे तो भी नाइट C3 आ रहा है, तो उन्होंने खेला यहाँ पर बिशप C1। सो नाउ नाइट C3। अब दो पास्ट पॉन है आप देखिए, और आने वाले समय में ये आगे आए तो खेल ख़त्म है। यहाँ पर अपोनेंट ने खेला मैक्सियू ने नाइट E2 एक्सचेंज करने के लिए, बट नाइट B1 जैसे ही रखा यहाँ पर यूरी एवरबुक ने, तो मैक्सियू ने सोचने के बाद रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि ये जो है ये मूव्स अनस्टॉपेबल होने वाले हैं। या तो आपका बिशप देना पड़ेगा और उसके बाद भी 2 पॉन्स हैं यहाँ पर बोर्ड पर, तो अल्टीमेटली ये क्लियर था कि ये मैच जो है वो बचेगा नहीं। तो और क्वीन जो है वो बनेगा ही बनेगा। तो एक ज़बरदस्त जीत यहाँ पर हासिल की यूरी एवरबुक ने, जो कि 1953 में कैंडिडेट टूर्नामेंट जो ज्यूरिच में खेला गया था उसमें उनके नाम आई, जिसमें उन्होंने विश्व चैम्पियन मैक्स यू को जो है पराजित किया था। तो खैर आपको बता दें कि आज फीडे ने उनके ऊपर आर्टिकल भी लिखा है, और इस आर्टिकल को आप फीडे की साइट पर जाके पढ़ सकते हैं। द ओल्डेस्ट लिविंग ग्रैंड मास्टर 100 साल के हो चुके हैं, उनकी कुछ तस्वीरें हैं बच्चों के साथ, और जब तक वो एक्टिवेट रहे हैं कुछ जोनल टूर्नामेंट की, और यहाँ पर आप अलग अलग तस्वीरें हैं जिसको शामिल किया गया है और उनके बारे में जानकारी लिखी गई है। फ़िलहाल कुछ दिन पहले की ये तस्वीर है उनकी, जिसकी जानकारी जो है उनको दी गई है। अच्छा, ये ऑर्बिटर भी रहे हैं जो 1984-85 में कारपुर और कास्पुरो के बीच जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई उसमें ये जो है वन ऑफ द मेन ऑर्बिटर भी थे। तो ये भी काम किया है इन्होंने। तो कमाल के शतरंज को इनका योगदान है। इनके शतरंज के योगदान को जो है हम प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जो है यूं ही अच्छा बना रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद।